जेपीजी एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे एकलव्यों। आज है 23 सितंबर 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग जीएस जीके एमसीक्यू सीरीज के संदर्भ में स्टडी करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। प्रस्तुत है आज का ये पहला सवाल। हडिम्बा मेला किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बसंत ऋतु के मौके पर स्थानीय देवी हडिम्बा के याद में जिस मेले का आयोजन किया जाता है उसे हडिम्बा मेला के नाम से जाना जाता है और इसे कुल्लू घाटी में आयोजित किया जाता है। कुल्लू घाटी में आयोजित किया जाता है, यानी दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है शिमला और धर्मशाला, और यहीं पर बसंत ऋतु के मौसम में हिडिम्बा मेले का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार, चीन, भूटान या इनमें से कोई नहीं? अगर जो है आपसे पूछा जाता कि दिफू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, दिफू दर्रा, तब जो है इस सवाल का जवाब जो है दो होता है। एक तो ये चीन को जोड़ता है और दूसरा जो है म्यांमार को ये जोड़ता है। भारत से किसको किसको जोड़ता है? चीन, म्यांमार। लेकिन यहाँ दिफू नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ तुजु दर्रा पूछा जा रहा है। तुजु दर्रा कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है तुजु दर्रा। और ये किससे जोड़ता है? भारत को म्यांमार से जोड़ता है। किससे? म्यांमार से जोड़ता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, यानी नन ऑफ दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अधिनियम महिलाओं के मतदान के अधिकार से संबंधित है? पहला, भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा भारत शासन अधिनियम 1909। आप सबको पता है कि दुनिया में सबसे पहले महिलाओं के लिए वोटिंग राइट जिस देश में शुरू किया गया उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। लेकिन महिलाओं के लिए सबसे बाद में वोटिंग राइट यानी मतदान का अधिकार जिस देश में दिया गया है उस देश का नाम है सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। लेकिन भारत में महिलाओं के लिए वोटिंग राइट जिस अधिनियम के तहत दिया गया उसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना गया। इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसी के तहत 1926 में पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर महिलाओं ने भी मतदान किया था। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत में पूरी तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को स्थापित किया, जबकि भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? यदि मेरे प्यारे एकलव्यों आप लोगों से पूछता कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन निर्धारित करता है, तो उस सवाल का जवाब होता संसद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? संसद करती है। लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है हाईकोर्ट जिसका उल्लेख जो है भाग 6 में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जिसका उल्लेख जो है भाग 5 में हुआ है, और हाई कोर्ट में जजों की संख्या को निर्धारित करता है कौन? राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। और भारत में सबसे अधिक जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है वो इलाहाबाद, जहां पर कुल 160 न्यायाधीश हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहरहाल यहाँ दिए गए क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्णा नदी निम्न में से किस क्षेत्र से होकर नहीं बहती है? कृष्णा नदी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पश्चिमी घाट से। कहां से? पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट वाले बेल्ट से जो है ये नदी निकलती है महाबालेश्वर, महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। उसके बाद कर्नाटक होते हुए तेलंगाना में, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में
गिर जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा से होकर के बहने वाली ये नदी है, कृष्णा की ही सहायक नदी है, जिसका नाम है मूसी, और मूसी के तट पर तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद स्थित है। बहरहाल यहाँ जो सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, कृष्णा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? क्वेश्चन के अनुसार केरल से होकर के नहीं बहती है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन फर्स्ट सही है मेरे प्यारे एकलव्यों। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। एशिया में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? केसर वैसे तो अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में यह जम्मू में सिर्फ जो है जम्मू के किश्तवाड़ में मिलता है, किश्तवाड़ जिले में ये होता है। जबकि कश्मीर की बात किया जाए तो कश्मीर के पामपुर में जो है, ये सिर्फ पामपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है केसर का उत्पादन होता है। दुनिया की सबसे बेशकीमती ये कृषि उपज है। और आपको बता दें कि एशिया में सबसे अधिक इसका उत्पादन ईरान करता है। कौन? ईरान, वही ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान। और विश्व में बात किया जाए तो स्पेन विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। स्पेन और ईरान मिलकर ही दुनिया का 80% कुल टोटल प्रोडक्शन का 80% जो है केसर का उत्पादन करते हैं। और वर्तमान समय में आपको बता दें कि केसर जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपया प्रति केजी है, और भारत के ये जम्मू कश्मीर में सिर्फ उत्पादित किया जाता है। अगर मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर की केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उस सवाल का जवाब होगा क्रोकस सेटाइवस। क्या होगा? क्रोकस सेटाइवस। और दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सांख्य दर्शन है, न कि सांख्या दर्शन है, सॉरी फॉर दैट। सांख्य दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, कपिल मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया। इसलिए दिए गए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। जबकि गौतम मुनि ने न्याय दर्शन दिया, जैमिनी ने मीमांसा दर्शन दिया, जबकि सांख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था। दिए गए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम लोग। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि किसके दरबारी थे? जी हाँ, ऋषि पाणिनि, जिनका जन्म 500 ईसा पूर्व वर्तमान उस समय का तत्कालीन पंजाब के पेशावर में, यूं कह ले गांधार में। कहां पर? गांधार में, जहां काबुल नदी, कौन सी नदी? काबुल किससे मिलती है? सिंधु से। काबुल और सिंधु के संगम पर ही एक गांव, और उस गांव का नाम है शाकंतपुर। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि ग्रामर की जो पहली पुस्तक है, संस्कृत भाषा की व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें कुल 8 अध्याय है, संभवतः इसीलिए इसे अष्टाध्यायी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया है? अष्टाध्यायी के नाम से इसे जाना गया है। कभी आप लोगों से पूछा था कि ऋषि पाणिनि के गुरु का क्या नाम था? उपवर्ष नाम था। क्या नाम था? इनके गुरु का नाम उपवर्ष था। इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। बहरहाल इनके पिताजी जो थे उनका नाम पडिनी था, पडिन, और इनकी माता का नाम जो था वो दाक्षी था। दाक्षी इनकी माता थी। और मैंने अभी बताया कि इनका जन्म काबुल और सिंधु के संगम पर कालासुर गांव में हुआ था। ये गांधार में पड़ता है, अब अफगानिस्तान में पड़ जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि लेखक पाणिनि किसके दरबार में रहा करते थे? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद के दरबारी थे। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। इन्हीं के दरबार में रहते हुए इन्होंने संस्कृत भाषा की व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की, और इसी अष्टाध्यायी पर जो टीका लिखा था, टीका किसने लिखा?
पतंजलि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? पतंजलि ने लिखा था टीका, और उसका नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। अब सवाल उठता है कि ये पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? जी हाँ, शुंग वंश के शासकों के दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहे पतंजलि, जिन्होंने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, डॉक्टर पी.वी. केशव समिति 1987 या डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति 1986। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, जिसको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में स्टैब्लिश की गई थी। 100% सही है। अशोक मेहता समिति, जो कि इसके ठीक 20 वर्ष बाद 1977 में स्टैब्लिश होती है, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सलाह दिया था। उसके बाद बनाई गई जो समिति वो थी डॉक्टर पी.वी. केशव समिति, और ये समिति बनाई गई थी कब? 1985 में। कब बनी थी ये समिति? 1985 में। यानी दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन 100% सही है। डॉक्टर पी.वी. के राव समिति के द्वारा ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान का उल्लेख किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जो है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 1993 में संसद से जब ये विधेयक पास हुआ, राजीव गांधी के सरकार में, वो दिन था कौन? 24 अप्रैल। और इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायत दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायत दिवस मनाया जाता है। जबकि 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। लोकहित में मुकदमा लड़ने की प्रतिक्रिया किस देश के संविधान की देन है? जी हाँ, अगर कहा जाए तो लोकहित में मुकदमा, जिसको हम लोगों के यहाँ जनहित याचिका कहा जाता है, और दुनिया में सबसे पहले जनहित याचिका का प्रावधान किसी देश के संविधान में उल्लेखित किया गया, तो वो था अमेरिका का संविधान। तो दिए गए ऑप्शन क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। भारत में जनहित याचिका की प्रक्रिया सबसे पहले 1985 में भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती, कौन? पी.एन. भगवती के रीजन में शुरू किया गया था। पी.एन. भगवती के रीजन में शुरू होता है। और आपको बता दें कि भारत की पहली जो जनहित याचिका जो थी वो किसके द्वारा दायर की गई थी? तो जायरा बेगम की याचिका, जो कि बिहार की जेलों में बंद कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के संदर्भ में था। यह भारत की पहली जनहित याचिका थी, और पी.एन. भगवती के रीजन में इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। वंदे मातरम गीत की धुन किसने बनाया था? जी हाँ, आप सब लोगों को पता है कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, और उसी पुस्तक में ये वंदे मातरम गीत, कौन सी पुस्तक थी? आनंद मठ। कौन सी पुस्तक? आनंद मठ की पुस्तक थी, जिसमें भावनंद राम के द्वारा ये एक पात्र था, जिसके द्वारा ये वंदे मातरम गीत गाई गई थी। बाद के दिनों में यदुनाथ भट्टाचार्य ने इसकी धुन बनाई थी। दिए गए क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, और इसके लिए जो निर्धारित समय है वो 65 सेकंड का है।
कितने सेकंड का? 65 सेकंड। यानी जिस तरह से राष्ट्रगान को गाने का निर्धारित समय है वो 52 सेकंड का है, इसी तरह राष्ट्रगीत को गाने का जो समय है वो 65 सेकंड का होता है। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है मेरे एकलव्यों। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था का रिलैक्सेशन किसे कहा जाता है? जी हाँ, ऐसे आप लोग समझ लें, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मंद दौर होता है, जो सुस्त टाइम पीरियड होता है वो कौन सा है? तो जनवरी से जून तक का जो महीना होता है, जनवरी से जून तक का जो महीना होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा डाउन एरा होता है, जबकि जून से लेकर के दिसंबर तक का जो है बूम एरा होता है। तो दिए गए क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। जयप्रकाश यंत्र, सम्राट यंत्र, राम यंत्र किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से, न्याय शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से या भूमाप शास्त्र से? तो आपको बता दें कि राजा सवाई जयसिंह के द्वारा, जो कि खगोल शास्त्र के बड़े विशेषज्ञ व्यक्ति थे, जिनके द्वारा हिंदुस्तान में कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया और नाम जंतर मंतर दिया गया। जो 5 शहरों में ये 5 वेधशालाएं स्थापित हुई उसमें उज्जैन, काशी, जयपुर, मथुरा और नई दिल्ली। राजा सवाई जयसिंह के द्वारा ही ये यंत्रों का आविष्कार किया गया था, जिसमें राम यंत्र जो था, राम यंत्र तारों के प्रकाश की शुद्धता से संबंधित था, तारों की दूरी से संबंधित था। जयप्रकाश जो यंत्र था वो ग्रहों की स्थिति से संबंधित, और सम्राट यंत्र था वो एक प्रकार की धूप घड़ी थी। क्या थी? धूप घड़ी। यानी ओवरऑल ये किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से संबंधित है। इसका आविष्कार किसने किया था? राजा सवाई जयसिंह ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, मथुरा? तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार डी इनमें से सुमेलित नहीं है। उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित शहर, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नासिक, यहाँ पर भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, गोदावरी के तट पर स्थित है। हरिद्वार जो कि गंगा के तट पर स्थित है और यहाँ भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। जबकि मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है, लेकिन यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। दिए गए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। विश्व में किस पौधे का बीज सबसे अधिक वजनी व लंबा है? आर्किड, कोकोडेमेर, लेमना या यूकेलिप्टस? आर्किड का बीज वो सबसे छोटा होता है, जबकि कोकोडेमेर, अगर साधारण भाषा में कहूं तो ताड़ वृक्ष, ताड़ का जो बीज होता है वो सबसे लंबा, सबसे वजनीय होता है। जी हाँ, और लगभग इसका एक बीज अधिकतम 18 केजी वजन का हो सकता है। कितने? 18 केजी का हो सकता है, जबकि इसकी लंबाई जो है करीब 15 इंच तक की हो सकती है। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सबसे छोटा पूछता तो आर्किड था, सबसे बड़ा जो है कोकोडेमेर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप लोगों को बता दें, मैसूर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, यदुराय, वडियार या सदाशिव राय? मैसूर साम्राज्य की स्थापना यदुराय वडियार के द्वारा किया गया था। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। 1399 से लेकर के, कब से? 1399 से लेकर के 1423 तक ये वडियार वंश का मैसूर पर शासन था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के छत्र छाया में इस साम्राज्य का अस्तित्व रहा था। लेकिन बाद के दिनों में यहाँ पर 1761 में हैदर अली के द्वारा एक अलग साम्राज्य की स्थापना किया जाता है, और ये 1761 में स्थापित किया गया साम्राज्य कब खत्म हो गया था? सबको पता है, 1799 में 4th आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान समाप्त हो गया था। तो मैसूर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? यदुराय वडियार ने किया था, जिन्होंने 1399 से 1423 तक शासन किया। दिए हुए क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? द्वीपीय देश, द्वीप का मतलब होता है ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से जो है जल से घिरा हुआ हो, इसको द्वीप कहते हैं। जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? जी हाँ, नाउरू। और ये नाउरू किस कॉन्टिनेंट का देश है? नाउरू ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का देश है। किस कॉन्टिनेंट का देश है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का देश है। ऑस्ट्रेलिया आप सब लोगों को पता है, जहां पर कुल कितनी कंट्री हैं? कुल 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 22 देश हैं। सबसे छोटा यहाँ पर नाउरू और विश्व का सबसे छोटा द्वीपीय देश है, जिसका पूरा एरिया ही कितना है? 21 वर्ग किलोमीटर का है। कोई राजधानी भी नहीं है, ऐसा ये देश है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। लगभग 12,000 यहाँ की जनसंख्या है। मालदीव जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? सुभाष कश्यप, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें, प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका एक ही बात है। जिसकी भाषा ली गई किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसका विचार, आइडिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और इसको प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चल करके प्रस्तावना के नाम से जाना गया था। और इसको राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा था? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्या कहा था इन्होंने? इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा था, जबकि सुभाष कश्यप के द्वारा प्रस्तावना को संविधान रूपी शरीर की आत्मा कहा गया था। और इस सेशन का आज का अंतिम क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा 1215 निम्न में से किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से या इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें कि ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा वर्ष 1215 में ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया था। किस नाम से? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया था। और आपको बता दें कि फंडामेंटल राइट्स की मांग को लेकर के ही फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके वजह से वहां के सम्राट लुईस 14वां को फांसी दे दी गई थी फ्रांस की क्रांति के दौरान। और सबसे पहले इसको किसी देश ने, किसको? मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को अगर किसी देश ने अपने संविधान में जगह दिया तो अमेरिका ने दिया था। और भारत के संविधान में अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे, तो उस सवाल का जवाब होगा यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो मेरे प्यारे एकलव्यों, ये था आज का सेशन। आज बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके एक बार जरूर मुझको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।